हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग बात करेंगे मैसूर राज्य के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अवध और बंगाल राज्य के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मैसूर राज्य के बारे में। और इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं मैसूर राज्य। तो मैसूर राज्य में वाडियार राजवंश की स्थापना विजयनगर काल में आरबीडू वंश के समय, जब वेंकट टू आरबीडू वंश, जब विजयनगर काल में आरबीडू वंश उसके समय शासक थे वेंकट टू, तो इसी के कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो हुआ ये कि विजयनगर काल के समय आरबीडू वंश के शासक थे वेंकट टू। इसी की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो और 18वीं सदी के मध्य में मैसूर की स्थिति 1612 में मैसूर राज्य की स्थिति बनी हुई थी, जैसे उस समय वाडियार वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 18वीं सदी में भी यह वाडियार वंश बनी हुई थी। और इसी समय इसके शासक थे चिक्का कृष्णराज। कौन थे शासक? चिक्का कृष्णराज इसके शासक थे। और इसी के समय इसके दो मंत्री थे, एक थे मंत्री नजराज और एक मंत्री थे देवराज। तो कौन थे शासक? चिक्का कृष्णराज। और इसका वास्तविक शक्ति इन दोनों मंत्री के अंदर में था। जिस मंत्री का नाम था नजराज और देवराज। नजराज जो थे वो वित्त मंत्री थे इसके राज्य में, ठीक है, चिक्का कृष्णराज के समय। और मंत्री देवराज ये इसके सेनापति थे। सेनापति मतलब सर्वोसर्वा, और ये वित्त मंत्री राजस्व वगैरह देखा था। तो आगे चल के क्या होता है कि सर्व पूरा शक्ति नजराज के अधिकार में आ जाता है। और इसने ही हैदर अली को एक सैन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। तो नजराज ही आगे चल के सर्वेसर्वा बन जाते हैं और इसने ही हैदर अली को सैन्य अधिकारी बनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हैदर अली के बारे में। यहाँ से हैदर अली से अब इस चैप्टर का जो मुख्य पाठ है वो शुरू होता है। तो अब हम लोग हैदर अली के बारे में पढ़ते हैं। तो हैदर अली, देखते हैं कि हैदर अली के समय जो पृष्ठभूमि और इसको सत्ता प्राप्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हैदर अली प्रारंभ में नजराज के अधीन सैन्य अधिकारी थे। तो वही मंत्री जो थे चिक्का कृष्णराज के, नजराज, उन्हीं ने इन्हें सैन्य अधिकारी बनाए थे। ठीक है, तो हैदर अली के सैन्य कौशल से प्रभावित होकर नजराज ने इन्हें 1755 में, कितना में, 1755 में डिंडीगुल किले की फौजदार बना दिया था। तो 1755 में नजराज इनके सैन्य कौशल से प्रभावित होकर फौजदार बना दिए थे डिंडीगुल किले का। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं राजधानी परिवर्तन। तो ये राजधानी परिवर्तन करते हैं, मैसूर के स्थान पर श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाते हैं। किसे राजधानी बनाते हैं? मैसूर की जगह पे श्रीरंगपट्टनम को। तो इसे ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम राजधानी कौन बनाए थे? तो ये हैदर अली बनाए थे। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसे पूछ चुका है बीपीएससी में और दरोगा में। ठीक है, उसके बाद देखते 1760 में मैसूर का शासक बना हैदर अली, नजराज के शक्ति को अंत करके। तो हैदर अली 1760 में मैसूर का शासक बन जाते हैं। तो उन्होंने नजराज के शक्ति का अंत कर दिया था हैदर अली। उसी के बाद 1760 में मैसूर का शासक बनते हैं। और एक इम्पोर्टेंट घटना यह था कि इन्होंने फ्रांसिस सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की थी डिंडीगुल में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिंडीगुल में कौन, मतलब फ्रांसीसी मदद से शस्त्रागार स्थापना किए थे, तो उसमें आ जाएंगे हैदर अली। ठीक है, और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हैदर अली ही यह पहला शासक था जिन्होंने अंग्रेज को हराया था, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे एंग्लो मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं टीपू सुल्तान। तो शासक कैसे बनते हैं टीपू सुल्तान, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में के मध्य में ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब चला था? 1780 से 84, जिसके मध्य में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके तत्पश्चात टीपू सुल्तान शासक बनते हैं। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद कौन बनते हैं? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनते हैं। तो टीपू सुल्तान के समय देखते हैं उसकी शासकीय गतिविधियां, आंतरिक जो था मतलब राज्य में। तो उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण करते हैं
और अनुशासित फौज तैयार करते हैं। तो टीपू सुल्तान क्या क्या करते हैं, एक बादशाह की उपाधि धारण करते हैं और एक अनुशासित फौज तैयार करते हैं। उसके बाद देखते हैं उनकी आर्थिक गतिविधियां, तो गैर कानूनी करों को हटाया और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। उनके समय में जो भी गैर कानूनी कर था उसे हटा देते हैं और व्यापार को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और सिक्का ढलाई की नई तकनीक को भी अपनाए, सिक्का ढलाई की नई तकनीक को भी वो अपनाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि माप तौल का नया पैमाना लागू किया, माप तौल का जो भी था उसको नया पैमाने से लागू करते हैं और एक आधुनिक कैलेंडर जारी करते हैं, लागू करते हैं अपने राज्य में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक गतिविधियां। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है कि किन्होंने देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन भेजा था, तो वो थे टीपू सुल्तान। था श्रृंगेरी मंदिर देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन भेजे थे टीपू सुल्तान, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इनके समय शासकीय गतिविधियां, तो इनके समय शासकीय गतिविधियां थी, ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित है। 1789 में फ्रांस में चल रहा था, यूरोप में चल रहा था। तो टीपू सुल्तान ने 1789 में विकसित हो रही फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और इस क्रांति के दौरान बड़े क्रांतिकारी संगठन जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, ठीक है। ये जैकोबिन क्लब जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो बने थे, एक क्रांतिकारी संगठन, उसके सदस्य थे। क्या नाम था उस संगठन का, जैकोबिन क्लब, उसे ध्यान रखिएगा। और इस संदर्भ में श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने एक जैकोबिन ट्री की भी लगाया था, ठीक है। तो जैकोबिन ट्री लगाया था मतलब कि स्वतंत्रता वृक्ष, मतलब स्वतंत्रता वृक्ष कहाँ लगाए थे, श्रीरंगपट्टनम में। कौन लगाए थे, टीपू सुल्तान। इस तरह से सभी तथ्य को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, मैक्सिमम चांस बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान के समय में ही विभिन्न देशों के साथ दूत स्तर पर संबंध भी यह स्थापित किए थे। तो टीपू सुल्तान विभिन्न देशों से दूत स्तर पर संबंध भी स्थापित किए हुए थे। तो टीपू सुल्तान ने अन्य देशों के साथ वैदेशिक संबंध कायम किए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किए थे विदेशी से संबंध दूत स्तर पर हुए थे, टीपू सुल्तान। और टीपू की मृत्यु 1799 में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो जाता है। तो कब मृत्यु हो जाता है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है उसी के दौरान इनका मृत्यु हो जाता है। और टीपू सुल्तान कहते थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये ध्यान रखिएगा, एक दिन शेर की तरह जीना ज्यादा बेहतर है जीवन भर भेड़िया और गीदड़ की तरह जीने से। तो यह कथन किसने बोला था, तो ये कथन दिए थे टीपू सुल्तान। तो इससे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एक दिन शेर की तरह जीना ज्यादा बेहतर है जीवन भर भेड़िए और गीदड़ की तरह जीने से। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हम लोगों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़े। और अब हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में जो 1767 से 1769 तक चला था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद देखते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध में दो पक्ष बनते हैं, ठीक है। तो एक तरफ थे हैदर अली और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, मराठा और निजाम। तो एक तरफ थे हैदर अली और दूसरे तरफ थे अंग्रेज, मराठा, निजाम, तीनों त्रिगुट थे, ठीक है। तो ये होता यह है कि हैदर अली मराठा को 35 लाख रुपया देकर इस त्रिगुट से अलग कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये युद्ध होता है। तो युद्ध का परिणाम होता है कि हैदर अली का विजय होता है। त्रिगुट के बाद भी हैदर अली इसमें विजय पाते हैं, मतलब प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली का जीत हो जाता है। हैदर अली भारतीय राज्यों में पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था, और हैदर अली ही यह पहला शासक था जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार आ चुका है बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, दोनों में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि वह कौन सा शासक था जिन्होंने अंग्रेजों को सबसे पहली बार हराया था, तो वो है हैदर अली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मद्रास की संधि 1769 में होता है। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत कहाँ होता है, तो मद्रास की संधि से होता है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, मद्रास की संधि में क्या बात की गई, तो इसमें तय हुआ कि दोनों भविष्य में शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे और एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये हुई थी कि अगर कोई इन दोनों पे कोई दूसरा आक्रमण करता है, जैसे अंग्रेज पे चाहे मैसूर राज पे कोई दूसरा आक्रमण करता है, तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे
और भविष्य में आपस में कभी लड़ेंगे नहीं। ये इन दोनों में बात हुई थी, मतलब मद्रास की संधि में। तो इसे याद रखिएगा, कौन सा हुआ था, भविष्य में एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, और इन दोनों पर कोई दूसरा आक्रमण करेगा तो एक दूसरे का मदद करेंगे। ठीक है, तो हैदर अली अंग्रेज के बीच में ये हुआ था समझौता मद्रास की संधि में 1769। तो याद रखिएगा, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का संधि कौन सा था, मद्रास की संधि। इसे याद रखिएगा, कब हुआ था, 1769 में। अब देखते हैं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, तो इस युद्ध का कारण क्या था कि पहले युद्ध के संधि को अंग्रेज पालन नहीं किया था। पहले युद्ध का संधि अंग्रेज पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मद्रास की संधि 1769 में हुई थी, तो ये हैदर अली के पक्ष में पूरा था। ठीक है, तो इसमें हुआ था ये कि अंग्रेज का अपमान हो गया। अंग्रेज तो उससे पहले जितना भी प्लासी का युद्ध देख लीजिए वो भी जीत गए, और इधर वेदरा का युद्ध जो हुआ था वो भी जीत गए, सब युद्ध जीतते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हैदर अली से हरा दिए थे। तो यहाँ पे इसका अपमान हो गया अंग्रेज। तो ये अंग्रेज क्या किए कि इस संधि का पालन नहीं किए, और फ्रांसीसी का जो एक बंदरगाह था माहे में, वहां पे अंग्रेज अटैक कर देते हैं, क्योंकि वहीं से हैदर अली का जो भी सैन्य उपकरण वगैरह था वो वहीं से आते थे। तो वहां पे अटैक करते हैं, जिससे युद्ध का नीति बन जाता है। तो देखते हैं कि इस समय भी दो पक्ष बनते थे, एक तरफ रहते हैं अंग्रेज और दूसरे तरफ हैदर अली मराठा निजाम। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि अंग्रेज मराठा के साथ 1782 में सालाबाई की संधि कर लेते हैं। क्या चीज का, सालाबाई की संधि कर लेते हैं, इसे याद रखिएगा। और निजाम को गुंटूर क्षेत्र देके संधि कर लेते हैं, अलग कर देते हैं त्रिकूट से। ठीक है, उसके बाद हैदर अली से युद्ध होता है, जिसमें प्रमुख लड़ाइयां होती है। तो मंगलौर में एक जो लड़ाई होती है वो हैदर अली जीत जाता है। ठीक है, परम्बकम में होता है वो भी हैदर अली जीत जाता है, लेकिन पोर्टनोवा का युद्ध 1782 में होता है। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का यही सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था, पोर्टनोवा का युद्ध 1782 में। तो इसमें यह होता है कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे। ठीक है, और हैदर अली आयरकूट से पराजित हो जाते हैं इस युद्ध में, और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो किस युद्ध में, पोर्टनोवा के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आयरकूट कर रहे थे, और हैदर अली आयरकूट से पराजित हो जाते हैं, और कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि युद्ध में ये घायल हो गए रहते हैं। तो युद्ध के दौरान ही उनके हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का सत्ता संभालते हैं और युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध के दौरान ही मैसूर का कमाल संभालते हैं और युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, इस समय का वायसराय कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। इसे ध्यान रखिए, वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि ये भी पूछ दिया जाता है कि उस समय एक वायसराय कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस समय एक संधि हुई थी, उसका नाम था मंगलौर की संधि। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो मंगलौर की संधि हुई थी, और ये हुई थी 1784 में। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान है। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, और यह हुआ था किस किस के बीच में, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में। तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, अंग्रेज के बीच में हुआ था। अंग्रेज का नेतृत्व कर थे इसमें लॉर्ड मैकार्टने, लॉर्ड मैकार्टने किए थे इसमें अंग्रेज का नेतृत्व। तो ये याद रखिएगा नाम जरूर, टीपू सुल्तान और अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड मैकार्टने। ठीक है, और इस संधि में यह हुआ था कि दोनों एक दूसरे के जीते पक्ष, मतलब जीते जो भी क्षेत्र थे वापस कर दिए थे। जैसे कि मद्रास की पहली संधि में हुआ था, लेकिन अंग्रेज उसका पालन नहीं किए थे। इसमें क्या हुआ था, जीते पक्ष जो भी क्षेत्र थे उसे दोनों वापस कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92 चला था। ठीक है, तो इस तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण क्या था, तो यह आंदोलन टीपू सुल्तान द्वारा पश्चिमी तट पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में चला था। तो टीपू सुल्तान पश्चिमी घाट पर अपना नियंत्रण चाहते थे, उसी का प्रयास किए थे। तो यह आंदोलन का एक कारण बना था तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का। ठीक है, तो इसमें दो पक्ष थे, एक तरफ थे टीपू सुल्तान, और इन्हें पश्चिमी घाट की तरफ ही नियंत्रण करना चाहता। उसमें तो गलती तो टीपू सुल्तान का ही देखा जाए, किसी ने प्रयास किया तो टीपू सुल्तान इसमें अकेले पड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ मराठा निजाम और अंग्रेज तीनों होते थे। इसमें पहले युद्ध में जैसा त्रिगुट था, अंग्रेज मराठा निजाम, उसी तरह तृतीय में था अंग्रेज मराठा निजाम। तो युद्ध का परिणाम ये होता है कि इसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं।
तो युद्ध में क्या होता है, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान हार जाते हैं। और इस समय का गवर्नर जनरल था कौन, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस थे इस समय गवर्नर जनरल। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए टीपू सुल्तान को बेबस कर देते हैं। तो युद्ध में हारते हैं और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि करते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होता है, 1792 में। तो इस युद्ध के श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या होता है उसको देखते हैं। तो टीपू को देना पड़ा था अपना आधा राज्य, अंग्रेज को देना पड़ जाता है इस आंदोलन, मतलब इस संधि में, ठीक है। तो अपना आधा राज्य अंग्रेज को देना है और 3 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति, मतलब जो तृतीय एंग्लो मैसूर में जितना भी क्षतिपूर्ति हुआ उसके लिए 3 करोड़ रुपये देना पड़ेगा। और जब तक पैसा अदा न किया जाए तब तक उसके 2 पुत्र, एक था अब्दुल खालिद, एक मुइनुद्दीन था, तो इन दोनों को अंग्रेज के संरक्षण में रखा जाएगा तब तक, जब तक पैसा अदा न कर दिया जाए 3 करोड़ तब तक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि तृतीय संधि में क्या बात हुई थी, अपना आधा राज और 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति, जब तक पैसा अदा न किया जाए तब तक उनके दोनों पुत्र अंग्रेज के संरक्षण में रहेंगे, कैद में रहेंगे। मतलब कौन थे उनके पुत्र, अब्दुल खालिद और एक मुइनुद्दीन करके थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस संधि में अंग्रेज को क्या मिला, तो बारामहल का क्षेत्र और डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके लिए, मतलब टीपू सुल्तान को, वो इसको मिल गया। और मराठों को मिला तुंगभद्रा का उत्तरी भाग और निजाम को मिला पेन्नार और कृष्णा नदी का मध्य भाग। तो इस तरह से तृतीय युद्ध के जो संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसमें इस तरह से अंग्रेज को मिला, मराठों को, निजाम को मिला। तो इस तरह से देखते हैं कि तृतीय संधि के बाद जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, उन्होंने एक कथन कहा था कि हमने अपने मित्र को अधिक मजबूत बनाए बिना ही अपने शत्रु को निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया है। तो यह कौन कहे थे, कॉर्नवालिस कहे थे, जो समय गवर्नर जनरल थे। तो क्या कहे थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। बोले थे कि हमने अपने मित्र को अधिक मजबूत बनाए बिना ही अपने शत्रु को निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1799 में, ठीक है। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका समय था 1798 से 1805। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, ये इसलिए जाना था सहायक संधि। तो ये जब जैसे ही आए तो अपनी सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू सुल्तान को देते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान क्या करते हैं, ये प्रस्ताव मना कर देते हैं, सहायक संधि नहीं करते। जब ये मना कर देते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली इनसे युद्ध करने की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। तो युद्ध में ये होता है कि अंग्रेज सेना का कमान कौन करते हैं, कर्नल रीड। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे जाते हैं, ठीक है। तो कर्नल रीड, आपको याद होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल क्षेत्र जो तृतीय युद्ध के समय इसको मिला था अंग्रेज को, वहां पे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था यही लगाते। तो इसे ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा रिलेट करके चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रैयतवाड़ी सिस्टम लगाते हैं 1792 में पहली बार। कब, 1792 में। कौन, यही कर्नल रीड। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे जाते हैं और 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। तो देखते हैं कि 1799 में अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लेते हैं और टीपू सुल्तान मारे जाते हैं इस युद्ध में, जो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें। और इसके बाद वहाँ का जो पहले से जो हैदर अली वाडियार वंश का जो था नजराज और देवराज, जो नजराज सर्वे सर्वा बनते हैं, तो हैदर अली उस पर मतलब उसका शक्ति समाप्त करके और खुद वहाँ का शासक बनते हैं मैसूर का। तो उसी का जो वाडियार वंश का जो एक पुत्र था, मतलब जो अल्प आवश्यक स्थिति में था, उसे ही वहाँ का कृष्णराज उसका नाम था, क्या था, वाडियार वंश का, वाडियार वंश कृष्ण राज, उसको ही गद्दी, मतलब वहाँ का शासक बना देता है और उससे सहायक संधि करने के लिए विवश कर देता है और सहायक संधि उस पर थोप देता है मैसूर पे। और 1799 में, इस तरह से 1799 में मैसूर को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं सहायक संधि के थ्रू। तो इस समय 1799 में मैसूर पर सहायक संधि थोपने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली बोलते हैं कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। और उससे पहले कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद
एक कथन देते हैं कि हमने अपने मित्रों को अधिक मजबूत बनाए बिना ही अपने शत्रु को निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया है। और इसी तरह आगे चलकर जब हम लोग पढ़ेंगे मराठा, तो मराठा में जो एंग्लो तृतीय युद्ध होता है, तो उस समय बोलते हैं ये विलेजली का कथन है कि अब भारत हमारा है। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरे भारत पे अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। ठीक है, जो भी पढ़े हैं मैसूर राज्य में प्रमुख युद्ध और उसकी संधियां, उसको हमने एक टेबल के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे देखिए, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारलेस थे। ठीक है, और उस समय संधि क्या हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी। तो इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा और आपको बहुत आसानी होगी इसे याद रखने में। उसके बाद देखते हैं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स और मंगलौर की संधि हुई थी उस समय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ये कॉर्नवालिस के समय हुए थे और इस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसी समय कॉर्नवालिस ने बोला था कि हमने अपने शत्रु को अधिक मजबूत बनाए बिना ही अपने शत्रु को निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया है। फिर देखते हैं लॉर्ड विलेजली, जिसके समय चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और इन्होंने सहायक संधि मैसूर पे थोप दिए थे। और इस समय इन्होंने बोला था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मैसूर राज्य के एंग्लो मैसूर युद्ध के पूरे देख लिए। और इस समय जो प्रमुख संधियां थी, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे मद्रास के लिए एम और मंगलौर के लिए भी एम और श्रीरंगपट्टनम के लिए एस। जैसे श्रीरंगपट्टनम एस से शुरू होगा, इससे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे एम एम एस, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं। एमएमएस, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया। इस तरह से आप मैसूर की संधि को याद रख सकते हैं। एमएमएस एक फिल्म भी है, उस तरह से आप इसको रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर टैप कर दें, जिससे आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यूट्यूब पे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद।